नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी समस्या और समाधान। यानी ये जो बेरोजगारी की समस्या और समाधान से रिलेटेड जो निबंध पूछा जाता है, चाहे आप 10वीं में हो या आप 12वीं में हो, ये सभी के जो पेपर हैं उनमें दिखने वाला है। तो इसे आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। कैसे आपको लिखना है, क्या क्या ज़रूरी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, ताकि आपका आधा भी अंक ना कट सके। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारा अच्छा स्कोर है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा और लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है, जब भी आप निबंध लिखना स्टार्ट करें तो एक नए पेज से स्टार्ट करें। ऐसा आपको नहीं करना है कि आधा पेज भरा हुआ है, यानी किसी का आंसर लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, हम आधे पेज से ही लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब भी आप निबंध लिखें तो क्या करें, एक नया पेज हो उससे स्टार्ट करें, एक नए पेज से। अगर भरा हुआ पेज है तो उसे अवॉइड करें और एक नए पेज से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। अब रूपरेखा में क्या आपको लिखना होता है, थोड़ा सा चलिए समझते हैं। रूपरेखा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ मैंने हेडिंग्स लिख रखी हैं। इसी के ऊपर अगर हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाकर लिख देते कि रूपरेखा, तो यही सभी हेडिंग्स जो हैं यही एक रूपरेखा की तरह हो जाती है। रूपरेखा का मतलब ये होता है कि आगे हम किस तरीके से इसको डिजाइन करने वाले हैं, क्या इसकी रूपरेखा बनाने वाले हैं। रूपरेखा में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, फिर डालेंगे बेरोजगारी के प्रकार, फिर डालेंगे बेरोजगारी के कारण, फिर डालेंगे बेरोजगारी से अभिशाप, फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय, और लास्ट में जो पड़ता है वो पड़ता है उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ समझाते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये हम उपसंहार में बताते हैं और इसी को हम बोलते हैं रूपरेखा। और यही रूपरेखा में जो हेडिंग्स हैं इन्हीं को हम बढ़ा बढ़ा कर आगे लिखने वाले हैं, तब हमारा पूरा जो निबंध है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रूपरेखा किस तरीके से लिखनी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है इस निबंध को। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, सबसे पहले आप हेडिंग डालने के बाद रूपरेखा लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना में लिखना है बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। बेरोजगारी क्या है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक यानी समाज में फैली हुई, आर्थिक यानी पैसों की तंगी वाली एक समस्या है जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। यदि आपके पास आप बेरोजगार हैं तो ये समझ लीजिए आपकी प्रगति नहीं होगी और आप कोई भी विकसित काम नहीं कर सकते। जैसे कोई भी काम या बिजनेस शुरू करने के लिए हमें किसी न किसी, थोड़ी ना थोड़ी पूंजी की ज़रूरत होती ही है। तो यहाँ पर अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास पूंजी ही नहीं होगी, तो आप किस तरीके से विकास कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते। यानी ये बेरोजगारी की समस्या का अर्थ यही है कि काम की इच्छा तो लोग रख रहे हैं, उनके पास क्षमता भी है, लेकिन उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, यानी रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी केवल आर्थिक परेशानी नहीं बल्कि समाज में असमानता, अपराध और मानसिक तनाव जैसे कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। बेरोजगारी केवल आर्थिक यानी केवल पैसों की तंगी ही नहीं है, बल्कि ये समाज में असमानता भी दिखाती है और अपराध करने के लिए भी मजबूर करती है। साथ में इससे मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है और साथ में ये कई समस्याओं को जन्म देती है बेरोजगारी। तो ये हमने लिखा प्रस्तावना में। अब आगे आपको लिखना है हेडिंग बेरोजगारी के प्रकार। जैसे हमने प्रस्तावना कंप्लीट किया, एक लाइन छोड़ने के बाद आप डालेंगे बेरोजगारी के प्रकार। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, तो अभी समझने का प्रयास करें। पीडीएफ से नोट डाउन कर लेंगे या पीडीएफ से ही एक दो बार रिवाइज करके आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार में हमें सब हेडिंग डालनी है खुली बेरोजगारी, यानी पहली हेडिंग इसके अंदर डालनी है खुली बेरोजगारी। अब खुली बेरोजगारी क्या होती है, जब लोग पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी, इसमें लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं, जिससे सभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, और इसको ही हम बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी के बाद आती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जैसे जब काम केवल एक विशेष मौसम में मिलता है, जैसे खेती हो गया। तो खेती आप 12 मासी तो कर नहीं सकते हैं। खेती में आपने बीज डाल दिए, उसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर ली, जब पेड़ बड़ा हो गया या पौधा बड़ा हो गया तब आप उसमें उस समय बेरोजगार रहेंगे जब तक उसमें फसल नहीं आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, मौसमी बेरोजगारी। इसके आगे आपको हेडिंग डालनी है प्रछन्न बेरोजगारी,
यानी हम बेरोजगारी के प्रकार में देख रहे हैं किस किस तरीके की बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम उत्पादन में कोई खास योगदान नहीं देता। यानी काम तो दिन भर चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं, लेकिन काम थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है कि काम आखिरकार हो रहा है। तो इसे ही बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है एक लाइन छोड़ने के बाद, बेरोजगारी के कारण। हमने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में हमने समझा दिया कि बेरोजगारी आखिरकार है क्या, किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करता है। फिर हमने दूसरी हेडिंग डाली बेरोजगारी के प्रकार। उसमें हमने समझा दिया किस किस तरीके की बेरोजगारी देखने को मिल रही है। फिर तीसरी हेडिंग आप डालेंगे बेरोजगारी के कारण, यानी कौन से कारण हैं जिनसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो पहला कारण है शिक्षा की कमी। अगर लोगों के पास सही शिक्षा और कौशल नहीं होते तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती। मान लीजिए एक बीटेक का छात्र है, उसने टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत अपना टेक में अच्छा खासा नॉलेज लिया है। अब उसको कोई ऐसा काम मिल जाए जो पढ़ के आया है उससे संबंधित ही नहीं है, तो क्या वो उस काम को कर पाएगा? और कर भी पाएगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिससे क्या है कुछ समय के बाद मालिक उसे निकाल देगा। तो ये शिक्षा और सही कौशल की कमी से भी बेरोजगार हो जाते हैं। अगला कारण है जनसंख्या वृद्धि। ज़्यादा जनसंख्या होने से हर किसी के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सबको नौकरी देना संभव नहीं है। अगला जो कारण है औद्योगिक विकास की कमी। अगर नए उद्योग और कंपनियां नहीं खुलते तो रोजगार के नए अवसर भी नहीं बनते। औद्योगिक विकास की कमी का मतलब ये है कि नए उद्योग जब तक नहीं लगेंगे तब तक नए लोगों को काम नहीं मिलेगा और इससे नए रोजगार भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये हो गया औद्योगिक विकास की कमी का कारण। अगला कारण है तकनीकी बदलाव। मशीनों और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से कई लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती हैं। मशीन जितनी ज़्यादा होगी, तकनीकी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही नौकरियां खत्म होगी। मान लीजिए आप 5 लोगों से किसी काम को करा रहे थे। अब आपके पास जब पैसा हुआ तो आप एक मशीन लेकर आते हैं जो 5 लोगों का काम अकेले कर देती है। अब मशीन तो काम कर रही है लेकिन मशीन की जगह पर जो पहले 5 बंदे काम करते थे वो तो साइड हो गए, अब वो 5 बंदे बेरोजगार हो गए। तो जितना ही ज़्यादा मशीनीकरण होगा, जितना ही ज़्यादा तकनीकी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी। मौसमी काम। कुछ काम सिर्फ एक मौसम में होते हैं जैसे खेती, जिससे बाकी समय में लोग बेरोजगार रहते हैं। कुछ काम क्या होते हैं जैसे मौसम में ही होते हैं, या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है या कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कुछ समय के लिए ही काम हो रहा है। तो बाकी समय लोग क्या रहेंगे? बेरोजगार ही रहेंगे। तो ये हम कारण में लिख दिए। प्रस्तावना के बाद हमने डाला था बेरोजगारी के प्रकार, फिर उसके कारण। अब डालेंगे बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी किस तरीके से लोगों के लिए अभिशाप है, यानी सांप की तरह है। बेरोजगारी एक अभिशाप है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। जब किसी को काम नहीं मिलता तो वह अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। इससे गरीबी बढ़ती है और लोग तनाव में आ जाते हैं। बेरोजगारी के कारण समाज में असमानता और अपराध भी बढ़ सकते हैं। यह देश की प्रगति को भी रोकती है, इसलिए बेरोजगारी को कम करना बहुत जरूरी है ताकि हर किसी को काम मिल सके और वे एक बेहतर जीवन जी सकें। तो यहाँ तक आपको लिखना है बेरोजगारी किस तरीके से लोगों के लिए अभिशाप है। इसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा रखा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पीडीएफ के पास पहुँच जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे एक एक पॉइंट, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं इस निबंध के लिए तो इसमें से आधा भी अंक आपके लिए नहीं कटने वाला है। फिर नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे आप डालेंगे बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब कौन से उपाय हो सकते हैं जो बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। यानी बेरोजगारी दूर कैसे होगी? तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे छात्र बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए कि शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हो ताकि लोग बेहतर कौशल हासिल कर सके। साथ ही नए उद्योग और कंपनियों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही क्या करना चाहिए? नए उद्योगों और कंपनियों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलनी चाहिए, जैसा कि थोड़ा बहुत सरकार कर भी रही है कि अगर आप छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप
सरकार की तरफ से कुछ पैसे ले सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं देना होता है और कम ही आपको रुपए जमा भी करने होते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देकर लोगों को नए जमाने के कामों के लिए तैयार करना जरूरी है। तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देकर लोगों को नए जमाने के जो काम है, जैसे आजकल एआई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि एआई से बहुत सारे काम भी हो रहे हैं और नई नई आने वाली जो कंपनियां हैं, नए नए जो रोजगार आने वाले हैं, उसमें एआई का भर भर के उपयोग होगा। तो इसका भी थोड़ा सा प्रशिक्षण होना चाहिए, इसकी भी शिक्षा मिलनी चाहिए और नया जो कौशल है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो साल भर रोजगार प्रदान कर सकें। यहाँ तक आप लिखेंगे बेरोजगारी दूर करने के उपायों में, फिर लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में आप अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे आप, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति में बाधा डालती है। इसे दूर करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर सही कदम उठाए जाए तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिल सकता है। यानी बेरोजगार एक गंभीर समस्या तो है ही, साथ में व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति में भी बाधा डालती है और इसे दूर करने के लिए शिक्षा, कौशल और विकास, साथ में रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर सही कदम उठाए जाएं तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिल सकता है। यहाँ तक आप लिखेंगे उपसंहार में। यानी सबसे पहली आपने जो हेडिंग डाली थी वो क्या डाली थी, एक बार हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद हम प्रस्तावना में हम समझा दिए कि बेरोजगारी की समस्या आखिरकार है क्या, किस तरीके से ये, इसकी थोड़ी डिफिनेशन हम वहाँ पर परिभाषा बता दिए। फिर बेरोजगारी के प्रकार, यानी किस किस तरीके की बेरोजगारी हो सकती है, वो हमने समझाया। फिर बेरोजगारी के कारण, यानी कौन कौन से कारण हैं जिनसे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वो हमने समझाया। फिर लिखा आपने बेरोजगारी एक अभिशाप, किस तरीके से बेरोजगारी लोगों के लिए अभिशाप है, वो हमने समझाया। फिर बेरोजगारी दूर करने के उपाय, यानी क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे बेरोजगारी थोड़ी बहुत कम की जा सकती है। फिर उसके बाद में हमने लिखा उपसंहार। उपसंहार में हमने अपनी तरफ से हमको क्या लगता है, क्या करना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है, समस्याएं थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं, तो वो हमने लिखा उपसंहार में। और इतना ही आपको लिखना है बेरोजगारी की समस्या और समाधान जो निबंध है उसमें, चाहे आप 10वीं में हो या आप 12वीं में हो, दोनों में आपको इतना ही लिखना है और पूरा ध्यानपूर्वक लिखना है। बस 10वीं वालों के लिए एक पॉइंट याद रखना जरूरी है कि जो मैं शुरुआत में रूपरेखा बताया था, वो 10वीं वालों के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है। लिखते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखते हैं तो नंबर तो नहीं कटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये रहेगा कि आगे फिर आपको वहीं डालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 12th में। तो इससे अभी डालते हुए चलिए ताकि आगे की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपको ऐसे ही पीडीएफ के साथ वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, साथ में हम बोर्ड से भी पढ़ाएंगे। जो कठिन टॉपिक हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री के, और जो आसान टॉपिक हैं वो हम पीडीएफ के जरिए ही आपको समझाते हुए चलेंगे। साथ में उसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और दोस्तों के साथ पीडीएफ और वीडियो को जरूर शेयर करने।